राइट, ये डिस्कनेक्ट हो गया जी था। तो देखिए, मैं आपको बता ये रहा था कि ये ना आप स्ट्रिंग आपने ये ऐसे बांधी हुई है, और यहाँ पे देखें कि आपने ये जो यू एक्स एंड टी है ना, जो कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, वो है असल में क्या? वो ये है कि किसी भी टाइम पर जो किसी एक पॉइंट जो आप देख रहे हैं ना स्ट्रिंग के ऊपर, उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है। देखें, ऐसे ऐसे ये वेव्स प्रोड्यूस होंगी ना, तो ज़ाहिर है कि ये कितने डिस्टेंस पर और कितने टाइम में कितनी, जैसे कि आप फ़र्ज़ करें ये एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है? या ये एक पॉइंट ले लेते हैं, यानी ये एक्स डिस्टेंस के फासले पर ये जो डिस्प्लेसमेंट है, मतलब मीन पोजीशन से कितने फासले पर है और कितने टाइम पे। ज़ाहिर है ऐसे ऐसे जब ये ऊपर नीचे स्ट्रिंग होगी ना, तो एक तो टाइम के गुजरने के साथ साथ हाँ, जो इसकी डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन से, वो चेंज होगी। तो ये जो यू एक्स एंड टी है, आपने यही बताना है कि ये जो वेव है उसकी डिस्प्लेसमेंट किसी भी टाइम पर कितनी है। तो ये जो शुरू वाला है ना, यानी कि आप ये देख लें, ये यू जीरो एंड टी, इसका क्या मतलब है? यानी कि स्टार्ट में जो डिस्प्लेस ये जो पॉइंट है, ये तो फिक्स ही रहेगा ना। इन दो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट पर जो डिस्प्लेसमेंट होगी, जब भी ये ऐसे वाइब्रेट करेगा, ठीक है, तो देन इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो स्टार्टिंग पॉइंट यू जीरो एंड टी, यानी कि जब वो वाला पॉइंट जहाँ पे एक्स जीरो है और वो वाला पॉइंट जहाँ पे एक्स एल है, यहाँ पे देखें ना, ये इस लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एल है, इन दोनों पॉइंट्स पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो होगी वेव की जीरो होगी। टी इक्वल टू जीरो किसी भी टाइम पे, क्योंकि ये तो फिक्स है ना, जब भी एक्सपेरिमेंट होगा तो किसी भी टाइम पे इनकी वैल्यू जीरो होगी। इसके साथ साथ ये साथ में इनिशियल कंडीशंस दी गई हैं कि जब लेट्स से कि जब आपने इसको प्लग किया, ठीक है, तो उस वक्त जो डिस्प्लेसमेंट थी उसको ऐसे लिखेंगे ना, यू एक्स एंड ज़ीरो, यानी कि जब आप एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, टी को ज़ीरो ले रहे हैं, तो देन वो फ़र्ज़ करें किसी एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, ठीक है। और देन ये नेक्स्ट जो कंडीशन है, इनिशियल कंडीशंस, वो यू का जो टाइम के लिहाज से डेरिवेटिव है पार्शियल यू बाई पार्शियल टी, वो ज़ीरो के इक्वल है इस वक्त। और ये कि जब आपने इसको प्लग किया, स्टार्ट किया, तो उस वक्त जो इसमें जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी, वो ज़ीरो है। ये ऐसे ही जैसे आप एक लेट्स से कि गाड़ी की जो रफ्तार है उसमें चेंज को नोट कर रहे हैं, तो आप टी इक्वल टू ज़ीरो पे वो गाड़ी ज़ीरो स्पीड पे हो सकती है, और देन एट एनी टाइम टी उसकी वेलोसिटी कुछ बढ़ सकती है। इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि जब आपने टाइम टी इक्वल टू ज़ीरो लिया तो उस वक्त उसकी स्पीड 20 थी, ज़ीरो नहीं थी, तो और जब 30 सेकेंड्स हुए तो उसकी स्पीड बदल गई। तो ये कि जब इनिशियली देख रहे हैं ना, तो टाइम टी इक्वल टू ज़ीरो पे जो उसकी जो वेलोसिटी है आपकी वेव एट एनी, मतलब जब आपने इसको प्लग किया तो देन ये आपने छोड़ा, देन उस टाइम से आपने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। बाज़ कद ऐसे होता है कि आपने प्लग किया हुआ है, वो ऐसे वाइब्रेट कर रही है, और आपने एक पॉइंट को कह दिया कि इनिशियल पॉइंट है, उस वक्त इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो कुछ और भी हो सकती है, यानी कि टाइम टी इक्वल टू ज़ीरो पर उसकी जो वेलोसिटी है वो यहाँ पे ज़ीरो ली गई, जिसका मतलब ये है कि आपने जब टाइम को नोट करना शुरू किया, देन आपने इसको प्लग किया है टी इक्वल टू ज़ीरो पे, ठीक है। तो ये सारी सिचुएशन है जी, कि ये आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है अलॉन्ग विद दीज बाउंड्री एंड इनिशियल कंडीशंस, ठीक है। तो ये जो चीज़ें मैंने आपसे एक्सप्लेन की हैं, नीचे इसने इंटरप्रेट किया है इनको। दिस प्रॉब्लम डिस्क्राइब्स द ट्रांसवर्स वाइब्रेशंस। एक होता है वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, जिसमें वो मीडियम के पैरेलल वाइब्रेशन होती है, और उसमें क्या है, वेव्स आगे की तरफ जा रही है, जबकि जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वेव के, वो अप एंड डाउन है। यानी कि ये आप देख सकते हैं कि जी ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं। ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल हुज एंड्स आर फिक्स्ड एट एक्स इक्वल टू जीरो एंड एक्स इक्वल टू एल फॉर एनी ऑल टाइम्स, यानी कि इसको बांधा हुआ है। द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जो आपने नोट की हुई है, ये जो आप इसको कह रहे हैं इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, वो क्या है ऑफ द स्ट्रिंग, ये वाली एफ ऑफ एक्स, यानी कि जब आपने उसको प्लग किया है तो उस वक्त वेव की जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी है, वो एफ एक्स के बराबर है।
फ्रॉम वेयर इट इज़ रिलीज सो दैट इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज़ ज़ीरो। यानी कि जब आपने उसको टाइम को नोट करना शुरू किया तो उस वक्त जो वेलोसिटी थी वो वेव यानी कि स्ट्रिंग को आपने पकड़ के खींचा और टी इक्वल टू ज़ीरो नोट किया, उस वक्त उस वेव की वेलोसिटी ज़ीरो थी। ठीक है जी। अब हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं। इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स की मदद ली गई है, जिसमें हम क्या करते हैं कि ये जो सोल्यूशन है यू एक्स एन टी, इसको आप फर्ज कर लेते हैं किसके इक्वल है, एक्स एन टी के इक्वल। ये मेथड है जिसमें ये इसके स्टेप्स हैं। अब ये जो पहला एक्स है ये एक्स पे डिपेंड कर रहा है, दूसरा जो टाइम पे डिपेंड कर रहा है। आपने करना ये है कि यू का दो दफ़ा डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से लेना है और यू का दो दफ़ा टी के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेना है और इस इक्वेशन में पुट कर देना है। तो देख लें आप, ये यू का दो दफ़ा जब डेरिवेटिव लिया गया तो देखो ना, ये एक्स वाली रकम का ये एज ए कांस्टेंट के तौर पे आएगा ना। तो जब आप इसको दो दफ़ा पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे तो ये एक्स डबल प्राइम यानी कि पार्शियल यानी कि इसका दो दफ़ा एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव, साथ में टी जो है वैसे की वैसे ही। जब आप दो दफ़ा टाइम के लिहाज से इसी का डेरिवेटिव ले रहे हैं तो अब एक्स कांस्टेंट होगा और टी का दो दफ़ा डेरिवेटिव आएगा। ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं आप इस वाली इक्वेशन में ऊपर पुट करने लगे हैं। ठीक है। जब आप इसमें ये पुट करेंगे तो आप देख सकते हैं ये ऊपर वाली इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई है। ठीक है जी। राइट। अब इसमें हम ये करते हैं कि x वाली वैल्यूज एक साइड पे, अब ये जो x है ना ये इस तरफ आ जाएगा और ये जो t है वो राइट साइड पे चला जाएगा। तो एक तरफ x वाली रकमें इकट्ठी हो जाएंगी, दूसरी तरफ ये देखिए x डबल प्राइम, इसके नीचे x आ गया और ये डबल t डबल प्राइम के नीचे ये आ गया। ठीक है। इसमें ये x डबल प्राइम से क्या मुराद है, इसका x का x के लिहाज से दो दफ़ा डेरिवेटिव, इसका t के लिहाज से दो दफ़ा डेरिवेटिव। अब सूरत हाल ये है कि आप देख रहे हैं ना कि ये कोई ना कोई एक्स वाली रकम है, ये कोई ना कोई टी वाली रकम है और ये दोनों क्या है, बराबर। तो अब चूंकि इन दोनों की वैल्यूज बराबर हैं तो ये कोई ना कोई एक ऐसा नंबर होगा जो कि ना एक्स पे डिपेंड करेगा ना टी पे डिपेंड करेगा। ठीक है। क्योंकि ये वाला हिस्सा एक्स वाला, ये वाला हिस्सा टी वाला है, तो आप अगर कोई ऐसी रकम को इसके बराबर लिखेंगे जो कि एक्स वाला होगा तो फिर वो टी वाली रकम डिस्टर्ब होगी। अगर कोई टी के फॉर्म में आप वैल्यू लिखेंगे तो वो चूँकि इसके इक्वल जो है वो उसके इक्वल नहीं हो सकता। तो देन यहाँ पे जो उनकी इन दोनों की कॉमन वैल्यू है ना वो कैसा नंबर हो सकती है जो ना एक्स वाली टर्म हो ना वाई वाली टर्म हो, यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आर टी। ये लिखा गया है, नो द लेफ्ट हैंड साइड डिपेंड्स ऑन एक्स एंड द राइट हैंड साइड डिपेंड्स ऑन टी एंड सिंस दे आर इक्वल, ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं, देयर कॉमन वैल्यू कैन नॉट बी द फंक्शन ऑफ एक्स आर टी। ठीक है ना। क्योंकि अगर आप एक्स वाला फंक्शन लिख लेंगे तो ये वाली वैल्यू कहेगी कि मेरे अंदर तो सिर्फ एक्स टी वाली वैल्यूज हैं, एक्स वाली वैल्यू की सूरत में इसका आंसर ही नहीं आ सकता। सो अब आप जो इसको इन दोनों की वैल्यूज को बराबर रखेंगे वो एक ऐसी वैल्यू है जो ना कि एक्स वाली है और ना ही कोई टी वाली वैल्यू है। ठीक है। तो अब यहाँ से आगे इसने ये किया है कि ये एक्स डबल प्राइम ओवर एक्स, इसको के बराबर भी लिखा और ये जो वन ओवर सी स्केयर देन टी डबल प्राइम ओवर टी को के बराबर भी लिखा है। अब देखो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स डबल प्राइम इज इक्वल टू के कैपिटल एक्स, और इसको जब आप ऐसे लिखोगे एक्स डबल प्राइम माइनस है के एक्स इक्वल टू ज़ीरो, तो ये दरअसल ऐसे ना बन गए डी स्केयर माइनस के इंटू एक्स। आप जानते हैं कि ये एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। इसी तरह से जो दूसरी वाली रकम है वो बन गई क्या बोला, टी डबल प्राइम दिस इज इक्वल टू के सी स्केयर इंटू टी। अब आप इसको इस तरफ ले आओ, टी डबल प्राइम माइनस के सी स्केयर टी। इसको भी जब आप करोगे तो ये कोई टाइम के लिहाज से इस तरह की बन जाएगी। डी तो जो एक्स के लिहाज से हम कहते हैं तो लेट से कि मैं कह लेता हूँ डेल्टा स्केयर माइनस के सी स्केयर इंटू टी। यानी कि ये जो दो इक्वेशंस बनी है अब ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस नहीं है बल्कि ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस बन गई हैं। आप अगर आपको याद हो ओडी में अगर हम इसका सोल्यूशन निकाल देते तो एक्सिलरी इक्वेशन ऐसे लिखते थे कि डी स्केयर माइनस के इज इक्वल टू जीरो, डी स्केयर इज इक्वल टू के, डी इज इक्वल टू प्लस माइनस के का अंडर रूट। अब इसका सोल्यूशन क्या आता है वो आप लिख सकते हैं कि
एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, C1, और ये दूसरी, यानी कि आप ये ओडीज हैं, इनको सॉल्व करना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। तो हमारी जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो चेंज हो गई है इनटू ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि ये आपके सामने लिखी हैं। इसको उसने इक्वेशन नंबर 5 का नाम दिया है, इसको उसने इक्वेशन नंबर 6 का नाम दिया है। अब चूंकि ओडीज की फॉर्म में आ गया, लिहाजा हमारे पास जो कंडीशंस आनी चाहिए वो भी उस तरह की होनी चाहिए जिस तरह की ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस में होती हैं। ठीक है, तो आप ऊपर देखिए ना, हमारे पास जो इनिशियल कंडीशंस थी वो कौन कौन सी हैं, ये वाली हैं जी, कि बाउंड्री कंडीशन u 0 एंड t इज इक्वल टू u l एंड t, दिस इज इक्वल टू 0, और ये इनिशियल कंडीशंस हैं, और ये सारी, अब आप ये सारी कंडीशंस ओडीज की फॉर्म में इसको चेंज करने लगे हो। ठीक है, अब आप देखें कि u x एंड t तो हमने लिया था ना x ऑफ x इंटू टी ऑफ t के इक्वल। तो जो बाउंड्री कंडीशंस है उसमें एक था कि 0 एंड t, वो था 0 के इक्वल, मतलब ये कि x की जगह पे 0 लगाना, यानी कि बन गया x ऑफ 0 इंटू टी ऑफ t। ठीक है, तो ये वो पहली बन गई जो बाउंड्री कंडीशन थी, u 0 एंड t दिस इज इक्वल टू x 0 एंड t दिस इज इक्वल टू 0, ये जो वैल्यू थी 0 के इक्वल थी। इसी तरह से जो दूसरी बाउंड्री कंडीशन थी वो ये थी कि u ऑफ l एंड t दिस वाज इक्वल टू x ऑफ x, और देन यहाँ पे l आ जाएगा t ऑफ t। तो ये दो वही बाउंड्री कंडीशंस हैं जो कि आप ओडीज के लिए हम लिख रहे हैं। इसको आपने ये देख लिया। ओके, अब आप इसको ज़रा ऑब्जर्व करें कि x ऑफ 0 इंटू टी ऑफ टी इज इक्वल टू 0। जब दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो 0 हो तो फिर क्या होगा, उन दोनों में से कोई एक वैल्यू ज़रूर 0 होनी चाहिए। तो लेट्स से अगर हम ये कहें कि जो दूसरी वाली वैल्यू है टी ऑफ टी को अगर आप 0 लेते हैं, ठीक है, तो फिर u ऑफ x एंड t क्या बन जाता है, देखो ना, इसमें लगाए ना आप, दोनों में से एक वैल्यू 0 होनी है। अगर आप ये वैल्यू 0 लेते हो तो क्या u ऑफ 0 एंड t, सॉरी, जो u ऑफ x एंड t है ना, ठीक है, जो कि किसके इक्वल था, x ऑफ x देन t ऑफ t। तो अगर आप ये कहते हैं कि t ऑफ t ये वाला 0 है, तो फिर ये सारी रकम 0 और ये 0 ना हो गया, और ये जो सोल्यूशन आया इसका x एंड 0 इज इक्वल टू 0, सॉरी x एंड t, ये पार्शियल डिफरेंशियल का इक्वेशन का सोल्यूशन आ गया। यानी कि डिस्प्लेसमेंट कोई भी हो, टाइम कोई भी हो, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, ज़ीरो है। तो ये तो ऐसा तो नहीं होता, ये तो एक ट्रिवियल सा सोल्यूशन आ गया ना, कि अ, ये जो एंड्स पर है, ठीक है, तो हमें तो ये ट्रिवियल सोल्यूशन नहीं चाहिए। तो लिहाजा ये जो आप कह रहे हैं कि टी ऑफ टी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये अगर आप 0 कह रहे हैं ये रॉन्ग है, तो इट मीन्स टी ऑफ टी इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर टी ऑफ टी 0 नहीं है तो फिर ये वैल्यूज तो 0 होनी चाहिए ना, यानी कि एक्स ऑफ 0 भी 0 होना चाहिए और एक्स ऑफ एल भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है जी, ये हमने यहाँ से थोड़ी सी कंक्लूजन की। अच्छा स्टूडेंट्स, कंफ्यूज ना हूँ, एक्चुअली बात ये है कि हम करना क्या चाह रहे हैं। एक्चुअली कि हम यू एक्स एंड टी फाइंड करना चाहते हैं। इसको हमने क्या लेट कर दिया हुआ था शुरू में ही, एक्स ऑफ एक्स और टी ऑफ टी। तो एक्स ऑफ एक्स कहाँ से फाइंड होगा, ये जो आपने ऊपर ये ओडी एक बनी है, दो बनी है ना ओडीज हमारे पास, ये 5 और 6, तो जो एक्स है ना वो 5 से हासिल होगा। अब 5 के साथ जो कि ये सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आएंगे, तो इसके लिए ये जो दो कंडीशंस हमने अभी अभी निकाली है ना, एक्स ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स ऑफ एल इज इक्वल टू 0, इसको इसके साथ ज्वाइन करेंगे, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे और ये बाउंड्री कंडीशन इसमें यूज़ करेंगे तो हमें एक्स मिल जाएगा। तो यही हम काम करने लगे हैं। तो देखिए कि ये था ना हमारे पास, ये मैंने सोल्यूशन ऊपर निकाला भी, आपको थोड़ा सा ये बताया है कि ये ओडी सिंपल सी है, इसको सॉल्व करना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं। ये मैंने कहा था ना, ये ओडी बनी थी और इसका सोल्यूशन भी मैंने ट्राई किया था कि इसको लिखा जाए। चलिए दोबारा से देख लेते हैं कि डी स्केयर माइनस के, हाँ ये ऊपर निकाला। तो इसकी जो वैल्यूज हैं वो क्या आएंगी, ये इस तरह से आएगी, a1 ई रेस पावर अंडर रूट के एक्स प्लस 8
A2 या B2 कुछ भी आप लिखें, ई रेस पावर माइनस अंडर रूट के एक्स, ये सोल्यूशन है ना। इसमें अब जो दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं वो इन इनिशियल जो बाउंड्री कंडीशंस हमने डेवलप की हैं ना, ये वाली, इनकी मदद से आप इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। अब ये जो के आया है, इसमें जो के इन्वॉल्व है, इसके लिए दो तीन कंडीशंस हैं जी। मतलब मैं दोबारा से लिखता हूँ कि एक्स डबल प्राइम माइनस के एक्स इक्वल टू ज़ीरो, ये जो ऊपर ओडी बनी हुई है, इसमें के के ऊपर तीन केसेस लिए हैं, के इक्वल टू ज़ीरो, के ग्रेटर दैन ज़ीरो, के लेस दैन ज़ीरो। ज़ाहिर है कि इन पर डिपेंड करेगा। तो हमने ये ओडी को, चूँकि के का भी पता नहीं है, तो ये डिफरेंट केसेस लेके इस ओडी का सोल्यूशन देखेंगे। तो कह रहा है कि देर आर थ्री पॉसिबल केसेस फॉर के, दैट इज के कैन बी जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पहला केस लेते हैं कि जब के इक्वल टू जीरो हो, तो आप जरा यहाँ पे के को जीरो लेना, तो ये क्या बन गया, ये सिर्फ ये रह गया ना, एक्स डबल प्राइम इज इक्वल टू जीरो। तो अब आपने चूंकि एक्स फाइंड करना है, तो आपको जब एक दफा इंटेग्रल होगी ना, तो एक्स प्राइम रह जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा। अब आपने एक्स निकाला, फिर से इंटीग्रेट करो, इधर आ गया एक्स, और राइट साइड की इंटीग्रेशन हुई ए वन एक्स प्लस कोई दूसरा कांस्टेंट आ गया बी वन। तो ये जो ओडी है, अगर के को जीरो लें तो उसका सोल्यूशन ये बनता है, ठीक है। पहले केस को हम देख रहे हैं। अब आपने इस पे ये वाली कंडीशंस लगानी है, एक्स अब चूंकि ए वन और बी वन फाइंड करने हैं ना, तो अगर आप इसमें पहली कंडीशन लगाएं एक्स ऑफ जीरो, यानी कि एक्स की जगह पे जीरो लगाना है, तो क्या ये पहली वाली जीरो नहीं हो जाएगी, और प्लस क्या आ जाएगा बी वन, और एक्स ऑफ जीरो क्या है, जीरो, तो यहाँ से आपको बी वन की क्या वैल्यू मिली, जीरो, ठीक है। अब आपने दूसरी बाउंड्री वैल्यू इसमें लगानी, एक्स ऑफ एल। एक्स ऑफ एल वो कैसे आएगा, ये जो आपने एक्स निकाला है, इसमें बी वन तो पहले से ही आपका जीरो हो गया ना, तो आपने यहाँ पे लिखा ए वन एल। अब एक्स ऑफ एल क्या है, जीरो, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए कि एल लेंथ ऑफ द रॉड तो जीरो नहीं होती, यहाँ से फिर ए वन भी क्या आ गया, जीरो। अब ए वन भी जीरो है, बी वन भी जीरो है, तो ये जो सोल्यूशन है वो क्या बन गया, वो तो एक्स इक्वल टू जीरो आ गया, जिस जो कि हमारे इंटरेस्ट की चीज़ नहीं है। क्यों इंटरेस्ट की चीज़ नहीं है, क्योंकि आपने जो यू एक्स एंड टी इक्वल टू लिखा होगा ना, ये है सोल्यूशन। इसमें जब आपका ये पहले वाली वैल्यू जीरो हो गई, तो यू एक्स एंड टी किसके इक्वल आ गया, जीरो, जो कि ट्रीवियस सोल्यूशन है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये के इक्वल टू जीरो है, ये हमारे काम की चीज़ नहीं है। तो दूसरा केस लेते हैं जिसमें जो के है ना, वो कोई पॉजिटिव नंबर हो। अब के को उसने लिया हुआ लैम्डा स्केयर। अब लैम्डा कोई भी रियल नंबर हो, और जब उसका स्केयर कर लेना है, चाहे ये नेगेटिव ही क्यों ना हो, तो वो पॉजिटिव होगा। तो अगर आप ये जो वही डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, एक्स डबल प्राइम माइनस के एक्स, तो इसमें अब आप क्या ले रहे हैं, जो के है ना उसको पॉजिटिव ले रहे हैं, कुछ पॉजिटिव वैल्यू, जैसे कि लैम्डा स्केयर इंटू एक्स। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये ऐसे ही आएगा, डी स्केयर माइनस लैम्डा स्केयर इंटू एक्स, ये ओडी है। तो देन आप देख रहे हैं यहाँ से एक्सिलरी इक्वेशन से डी की दो वैल्यूज आएंगी, प्लस माइनस लेमडा, और सोल्यूशन क्या लिखेंगे, क्या यही नहीं लिखेंगे, ए वन ई पावर लेमडा एक्स प्लस बी वन ई पावर माइनस लेमडा एक्स, ठीक है। अब आप दोबारा से इस पे ना ये वाली इनिशियल कंडीशंस लगाने लगे, बाउंड्री कंडीशंस लगाने लगे, एक्स ऑफ जीरो इज जीरो और एक्स ऑफ एल इज इक्वल टू जीरो। तो आइए ज़रा इस पे ये वाली वैल्यूज ट्राई करें। मैं ये जो सोल्यूशन आया है, इसमें क्या करने लगा हूँ, चलिए यहाँ पे जगह है, एक्स ऑफ जीरो निकालने लगा, ठीक है। एक्स ऑफ जीरो ऊपर क्या दिखा हुआ है, जीरो के इक्वल है, तो मतलब एक्स की जगह पे जीरो लगाना है। तो ये आ गया आपका ए वन, और ए की पावर यहाँ पे एक्स की जगह पे जीरो आ गया, तो ई पावर जीरो वन हो गया, ए वन ही रहा, प्लस यहाँ पे जब आपने इसकी वैल्यू लगाई एक्स की जगह पे जीरो, तो देन प्लस क्या आ गया, बी वन आ गया, क्योंकि जब ई की पावर में प्लस जीरो या माइनस जीरो हो, वो वन के ही इक्वल होता है, वन और वन भी वन ही होता है। तो ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई जी कि ए वन प्लस बी वन इज इक्वल टू जीरो। अब आप क्या करेंगे, इस पे दूसरी बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे, जिसमें क्या है कि एक्स ऑफ एल बी जीरो के बराबर है। इसमें एक्स की जगह पे आपने क्या लिखना है, एल लिखना है, ए वन ई की पावर लेमडा एल प्लस बी वन ई की पावर माइनस लेमडा एल। तो इस
ओके, अब आपके पास ये जो दो इक्वेशंस आई हैं, इसको आप पहली इक्वेशन मान लें, इसको आप दूसरी इक्वेशन मान लें। ठीक है, तो ये एक होमोजीनियस इक्वेशन का सिस्टम नहीं बन गया? तो भाई क्या ख्याल है? यानी कि आप अगर क्या करें कि इसको, ये पहली वाली इक्वेशन को ई पावर लैम्डा एल से मल्टीप्लाई करें, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए वन वाली वैल्यूज कट जाएंगी और बी वन इक्वल टू जीरो आ जाएगा। बी वन इसमें पुट करोगे तो ए वन भी जीरो आ जाएगी। यानी कि जब आप के को पॉजिटिव ले रहे हैं, लैम्डा स्केयर ले रहे हैं, तो देन उससे जो सोल्यूशन बन रहा है वो दोबारा से एक्स इक्वल टू जीरो बन रहा है। दिस गिव्स एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि फिर से जब आप यहाँ पे लगाओगे तो आपका यू ऑफ एक्स एंड टी फिर से ज़ीरो आ जाएगा, वो भी आपके इंटरेस्ट की चीज़ नहीं है। यानी कि के ऊपर दो कंडीशन आपने ले ली, के इक्वल टू जीरो देख लिया, के इक्वल टू कोई पॉजिटिव नंबर देख लिया। अब आप ज़ाहिर है कि सोल्यूशन तो कोई ना कोई आएगा ना। तो अब जो तीसरी कंडीशन रह गई है कि लैम्डा कोई नेगेटिव, के कोई नेगेटिव होगा, उससे तो लाजमी तौर पे सोल्यूशन आएगा। हम तीसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। कहता है फॉर के समथिंग लैम्डा नेगेटिव, तो नेगेटिव वैल्यू इसी तरह की होती है, माइनस इंटू सम नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू। अब लैम्डा का स्केयर इसलिए लिया गया ताकि ये शो के माइनस के साथ ये माइनस, ये माइनस आ रही है, पॉजिटिव वैल्यू तो ओवरऑल नेगेटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, तो अब आप वापस उसी में आ जाएंगे। एक्स स्केयर क्या था? माइनस के एक्स, दिस इज जीरो, सॉरी एक्स डबल प्राइम था। तो यहाँ पे आपने क्या ले लिया? माइनस लेमडा स्केयर लिया, तो ये प्लस लेमडा स्केयर एक्स बन गया। अब यहाँ पे जो एक्सिलरी इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी, लेमडा स्केयर दिस इज जीरो, और डी स्केयर क्या आएगा यहाँ से? प्लस माइनस लेमडा आयोटा आएगा। अब आप इसका सोल्यूशन क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे ए वन कॉज लेमडा एक्स प्लस बी वन साइन लेमडा एक्स। तो ये इसका हमने जर्नल सोल्यूशन लिख लिया। तो चूंकि ऑब्वियस था कि के की ज़ीरो वैल्यू के लिए ट्रिवियल सोल्यूशन आ रहा है, के की नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू के लिए भी ट्रिवियल सोल्यूशन आ रहा है, तो आप लाजमी तौर पे के की कौन सी वैल्यू लेनी है? कोई नेगेटिव वैल्यू लेनी है। जब आपने नेगेटिव वैल्यू ली तो आपकी ओडी ये वाली बन गई, और इसका सोल्यूशन फिर उन्होंने लिख दिया है, ये जो मैंने आपके सामने लिखा है। ठीक हो गया जी? तो ये आपने जो एक्स वाली वैल्यू लिखी, अब आपने जो दूसरी ओडी साथ में चल रही थी उसका भी सोल्यूशन लिखना है। और उसका सोल्यूशन क्या लिखेंगे? अब टी वाली जो ओडी है उसको देख लेते हैं। टी वाली ओडी ये थी कि ये आपको नजर आ रहा है ना, टी डबल प्राइम माइनस सी स्केयर के टी। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। राइट, अब ये दूसरी ओडी है ना, इसमें के तो वही इस्तेमाल हो रहा है जो पहली वाली में इस्तेमाल हुआ था। तो चूंकि जो पहले हम डिस्कस कर रहे थे उसमें के की कोई नेगेटिव वैल्यू ही हमारे लिए कोई कारम वैल्यू साबित हुई, तो लिहाजा यहाँ पर भी आपने के की नेगेटिव वैल्यू इसमें यूज़ करनी है। ये जो आपके पास है ना, जो मैंने पहले से इसको ये शेप दी हुई है ओ डी को, जो टी डबल प्राइम वाली है, तो इसमें आप देखिए कि ये आ गया डेल्टा स्केयर माइनस के की जगह पे क्या लिखना है? माइनस लेमडा स्केयर, यानी कि कोई नेगेटिव वैल्यू सी स्केयर, दिस इज इक्वल टू जीरो, बन गई डेल्टा स्केयर प्लस लेमडा स्केयर सी स्केयर। सो यहाँ से आपके पास डेल्टा स्केयर आ गई माइनस वन लेमडा स्केयर सी स्केयर। डेल्टा क्या आएगा? प्लस माइनस लेमडा सी अयोटा। तो सोल्यूशन इसका क्या लिखोगे? टी ऑफ टी दिस इज इक्वल टू ए वन कॉज लेमडा सी टी प्लस इसी तरह से बी वन साइन लेमडा सी टी। ठीक है, तो ये नीचे लिखा हुआ है, इधर आ जाएंगे। ये वेरिएबल कांस्टेंट्स कोई भी यूज़ किए जा सकते हैं, ए टू कॉज लेमडा सी टी प्लस बी टू साइन लेमडा टी। तो अब आपके सामने आ जी एक्स वाली वैल्यू भी आ गई है और टी वाली वैल्यूज भी आ गई हैं। तो आप ये कह रहा है कि ए वन बी वन ए टू बी टू आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स, तो अब आप सोल्यूशन लिखेंगे ना। और सोल्यूशन क्या था? यू एक्स एंड टी। यू एक्स एंड टी को आपने एक्स टी के को लिखा हुआ था, एक्स की वैल्यू आपने ये निकाली है, ठीक है, वो इसमें लिख रही है, और टी की वैल्यू ये है वो इसमें लिख रही है, और आपके पास ये इक्वेशन पर 8 आ गई है जी। ठीक है, ओके।
अब ये जो 8 इक्वेशन आई है इसमें आप बेशुमार आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स देख रहे हैं, A1 है, B1 है, A2 है, B2 है। तो इन सब को ना अभी आप बारी बारी जो यू एक्स एंड टी पर बाउंड्री कंडीशंस थी और जो इनिशियल कंडीशंस थी उनका वन बाई वन हम यूज़ करने जा रहे हैं। दो आपके पास बाउंड्री कंडीशंस है ना, तो उनको यूज़ करेंगे तो दो कांस्टेंट्स इसमें से फाइंड हो जाएंगे। तो एक मिनट मैं ये स्लाइड कॉपी कर लूँ। जी ये मैंने कॉपी कर ली। तो फिलहाल हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे, जिसमें आपने जर्नल सॉल्यूशन लिख लिया है जो एक्स एंड टी विच इज़ एक्स एंड टी। एक्स की वैल्यू आपने ऊपर ये निकाली, इसकी वैल्यू ये निकाली। इसमें A1 B1 A2 B2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं, इन सबको आपने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इनिशियल कंडीशन लगाएंगे यूज जीरो एंड टी, यानी कि इस वाली ऊपर वाली क्वेश्चन में एक्स की जगह पे जीरो लगाएं। जब आप एक्स वाली में यहाँ पे जीरो लगाएंगे तो देखें ये आपने लिखा जीरो इज इक्वल टू यू ऑफ जीरो एंड टी। आप चूंकि लेफ्ट साइड में यहाँ पे जीरो लगा दिए, इधर भी जीरो आएगा, एक्स की जगह पे जीरो आएगा। तो आप देखें जब यहाँ पे एक्स जीरो आ गया तो काज जीरो बन गया, काज जीरो वन होता है और A1 इंटू A1 आ गया जी, ठीक है। यहाँ पे जब आपने एक्स की जगह पे जीरो लगाया तो ज़ाहिर है कि साइन जीरो जीरो तो ये खत्म हो जाएगा और ब्रैकेट में कौन सी रकम बच जाएगी, ये आपके सामने है कि यहाँ पे तो जो कि एक्स वाली रकम है ही नहीं, ये सेम एज इट इज आएगी। तो देखें क्या यही क्वेश्चन नहीं बनी जो मैंने लिखी है, ठीक है जी। तो अब नेक्स्ट ये कह रहा है कि जब ये दो रकमों का प्रोडक्ट ज़ीरो है, ठीक है, तो इनमें से कोई एक वैल्यू तो ज़ीरो होनी चाहिए, या ये ज़ीरो होनी चाहिए या ये वाली ज़ीरो होनी चाहिए। कह रहा है कि द एक्सप्रेशन विद इन द ब्रैकेट्स, ये जो है कैन नॉट बी ज़ीरो। कहते हैं इसको आप ज़ीरो नहीं कह सकते, क्योंकि अगर आप इसको ज़ीरो कहेंगे ना तो ऊपर आप वापस इक्वेशन नंबर 8 में जब जाएंगे और इसकी जगह पे ज़ीरो लिखेंगे तो आपका यू एक्स एंड टी ज़ीरो नहीं हो जाएगा, जो कि ट्रिवियल हो जाएगा। इसलिए ये जो ब्रैकेट के अंदर मौजूद रकमें हैं ये ज़ीरो नहीं हो सकती। अगर ये ज़ीरो नहीं हो सकती फिर ये आपका ये जो A1 है वो तो लाजमी तौर पर ज़ीरो होगा। तो यहाँ से आपको एक वैल्यू मिल गई A1 इक्वल टू ज़ीरो। देखिए जर्नल सोल्यूशन ये लिखा हुआ था, इसमें चार आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स थे। तो जब आपने पहली ये बाउंड्री कंडीशन लगाई तो उससे हमें A1 की वैल्यू ज़ीरो मिल गई है। ये वैल्यू इसमें लगाएं, जब आप इसमें लगाओगे तो ये जीरो हो जाएगी ना रकम, बाकी क्या रहेगा B1 साइन अंडर रूट लैम्डा साइन लैम्डा एक्स और ये सारी रकम, ठीक है। तो ये यू ऑफ एक्स एंड टी थोड़ा सा अपडेट हो गया, इसमें एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो है ना वो कम हो चुका है। तो फर्दर इसको थोड़ा सा किया गया है कि साइन लैम्डा एक्स ये और B1 को अंदर जाके मल्टीप्लाई कर दिया। B1 जब A1 A2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, चूंकि ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं तो इसको उसने ए का नाम दे दिया। B1 A2 का जो प्रोडक्ट है उसको उसने बी का नाम दे दिया है, ए का नाम दे दिया, और इस तरह से ये जो प्रोडक्ट बनेगा B1 का और B2 का, इसको उसने बी का नाम दे दिया है। तो बहरहाल ये हमारे पास अपडेटेड फॉर्म में जनरल सॉल्यूशन आ गया, जिसमें अब कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स रह गए हैं जी, दो रह गए हैं। अब आप इन दोनों को भी ज़ाहिर फाइंड करना है। फाइंड करने के लिए हमारे पास दूसरी जो बाउंड्री कंडीशन है वो ये है कि जीरो इज इक्वल टू यू ऑफ एल एंड टी। जिसका मतलब ये है कि जब आप x की जगह पे t लगाएंगे तो ये सारा एक्सप्रेशन जीरो बन जाएगा। तो लगाएं इसमें x की जगह पे l, तो ये बन गया साइन लैम्डा l, और ब्रैकेट में क्या आया a। ज़ाहिर है कि इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि x की जगह पे लगाना था, ये सारी t वाली रकमें हैं, ये ब्रैकेट वाली रकम फिर से वैसे ही आ गई और इक्वल टू जीरो। अब फिर से ये तो दो रकमों का प्रोडक्ट जीरो आ गया, इन दोनों में से एक वैल्यू में तो जीरो होना ही होना है। अगेन ये जो ब्रैकेट वाली रकम है ये जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आप इसको जीरो ले लेंगे तो ये जो आपका यू एक्स एंड टी है वो जीरो बन जाएगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन देगा। तो अगर ये वाली ब्रैकेट वाली रकम जीरो नहीं है तो फिर साइन लैम्डा एक्स तो लाजमी तौर पे जीरो होगी ना, यही आगे लिखा गया है। Thus, since the expression within the brackets cannot be zero, therefore sin lambda l will be zero। अब याद रखें कि जब भी साइन थीटा इक्वल टू जीरो आता है तो वहां से थीटा की वैल्यू आती है एन पाई। तो अगर आप यहाँ पे साइन लेमडा एल जो है वो जीरो के इक्वल आ रहा है, यहाँ से लेमडा एल किसके इक्वल आएगा एन पाई के, और लेमडा की वैल्यू क्या आएगी एन पाई बाई एल। और इसमें जो एन है वो वेरी करेगा 1 2 3। देखें ये जीरो इसमें क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप एन को लेंगे ना जीरो तो फिर ये साइन जीरो जीरो बन जाएगा और ये सारे का सारा एक्सप्रेशन ही जीरो हो जाएगा। इस वाले में लगाएंगे ना तो फिर आपका दोबारा से ट्रिवियल सॉल्यूशन बन जाएगा। इसलिए इसने लिखा है the case n equal to 0 which gives lambda equal to 0 is excluded since it would result in the trivial solution u 0 and v। ठीक है जी। तो यहाँ तक हमने इसको थोड़ा एक्सप्लेन किया। मकसद यही है कि जो सोल्यूशन आ रहा है यू एक्स एंड टी, इसमें से जो आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स हैं वो अभी तक आपने दो बाउंड्री कंडीशंस इस्तेमाल कर ली हैं।
अभी एक इनिशियल कंडीशन रहती है और सारे को रिफाइन करते जा रहे हैं, पार्टिकुलर सोल्यूशन निकाल रहे हैं। राइट, तो ये हम काफ़ी करीब आ चुके हैं सोल्यूशन के। तो सो फार हम इधर पहुंचे कि लैम्डा की वैल्यू क्या आई है, एन पाई बाई एल। ये वैल्यू हम ऊपर यू एक्स एन टी में लगाने लगे हैं। ये था ना आपका यू एक्स एन टी, इसमें अब लैम्डा की जगह पे क्या लिखने लगे हैं, एन पाई बाई एल। इधर भी लैम्डा की जगह पे एन पाई बाई एल। तो ये जो एक्सप्रेशन यू एक्स एन टी का आ जाएगा ना, वो फिर डिपेंड करेगा किसके ऊपर, एन के ऊपर, क्योंकि लैम्डा की जो वैल्यू आई है एन पाई बाई एल, इसमें वेरिएबल क्या है, एन। तो जब आप एन चेंज करेंगे तो आपका सोल्यूशन भी चेंज होगा। तो ये जो इसका सोल्यूशन है ना, वो फिर एक से ज़्यादा सोल्यूशंस आएंगे कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच वैल्यू ऑफ एन। जब आप लैम्डा की जगह पे एन पाई बाई एल लिखेंगे तो फिर इसको ना इंडेक्स की फॉर्म में दे दिया गया, यानी कि ये जो जब आपने इसमें लैम्डा की जगह पे एन पाई बाई एल लगाया ना, तो ये जो सोल्यूशन बना है अब, क्योंकि जब एन चेंज होगा तो जाहिर है कि इसके सोल्यूशन डिफरेंट आएंगे। उसमें यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट्स होंगे वो कॉरस्पॉन्डिंग टू वैल्यू ऑफ एन, उनको ए एन और बी एन का नाम दे दिया गया। यानी कि जब एन वन होगा तो यहाँ पे जो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स आएंगे वो ए वन और बी वन होंगे, और यहाँ पे जो सोल्यूशन बनेगा उसको आप यू वन एक्स एन टी कहेंगे। तो ये मतलब बहुत सारे सोल्यूशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन ये हैं सारे वो उसी यू एक्स एंड टी का सोल्यूशन। अब सूरत हाल ये है कि अगर एक डिफरेंशियल इक्वेशन के एक से ज़्यादा सोल्यूशंस हो ना, तो उनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि उनको स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो वो भी उसका सोल्यूशन बन जाएगा। तो देन जब आप इसका सोल्यूशन, टोटल सोल्यूशन लिखना चाहते हैं तो वो क्या होगा, सम ऑफ द लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ दीज सोल्यूशंस। ठीक है, लैपटॉप एंड हो चुका है। इतना बड़ा आर्टिकल है ये। लेकिन मकसद ये है कि ये जब आप इन सबको प्लस करोगे ना, समेशन साथ में लग जाएगा, समेशन एन फ्रॉम वन टू एन, और इन सब का जो समेशन होगा उसमें मौजूद जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं ना, वो हमने फाइंड करने ही करने हैं किसी तरीके से। तो वो जो यू एक्स एन टी की जो वैल्यू होगी वो हमारा फाइनल रिजल्ट और सोल्यूशन होगा। तो लेकिन ये भी लैपटॉप हेड हो गया। अभी हमारे पास एक जो इनिशियल कंडीशन है वो मौजूद है, और एक डेरिवेटिव के ऊपर भी कंडीशन मौजूद है, उसका भी हम यकीनन इस्तेमाल करेंगे। सॉरी भाई, ये काम नहीं कर रहा। ओके जी, काम कुछ ज़्यादा नहीं रह गया। जस्ट मैं आपसे ये कह रहा था कि जो जनरल सॉल्यूशन होगा ना, वो इन सारे यू एन का जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो होगा। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो ये जो मैंने कहा कि वो जो नेट सॉल्यूशन होगा वो इन यू एन एक्स एंड टी के का लीनियर कॉम्बिनेशन, समेशन ऑफ दीज। ठीक है, समेशन एन फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी। अब यू एन एक्स एन टी की जो वैल्यू थी वो सेम यहाँ पे लगा दी गई। अब जैसे हमारे पास इनिशियल कंडीशंस भी है, इसमें ये था कि यू के डेरिवेटिव, यू का डेरिवेटिव टी इक्वल टू जीरो पे जीरो के इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ऊपर वाली इक्वेशन थी उसमें हम आपने क्या करना है, यू टी पहले फाइंड करना है, यानी कि इसका टाइम के लिहाज से डेरिवेटिव लेना है। तो उसमें ये ऐसे ही समेशन ऐसे ही आएगा, और जो कि पहले साइन वाली रकम में कोई टी नहीं है तो वो ऐसे ही लिखी जाएगी ओवर एल। और इसका जब आप लेंगे डेरिवेटिव तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी। देखो, ये आएगा ना माइनस साइन, और ये जो वैल्यू इस तरह से आएगी, माइनस एन पाई सी ओवर एल। इसके बाद ए एन आएगा और इसके बाद क्या आएगा, साइन। ठीक है, प्लस क्या आएगा, ये बी एन है,
देन इसका डेरिवेटिव लें ना, cos n पाई सी ओवर एल टी, और देन इसका जो कोएफिशिएंट है वो आएगा n पाई सी ओवर एल, और देन क्या आएगा cos n पाई सी टी ओवर एल। जब आप इसमें आप टी की जगह पे जीरो लगाओगे ना, देखो ना टी की जगह पे जीरो लगाओगे तो ये जो साइन वाली रकम है ना ये खत्म हो जाएगी, और जो काज वाली रकम है वो बन जाएगी वन। तो बाकी आपके पास क्या बचेगा, समेशन साइन एन पाई एक्स ओवर एल, और देन बी एन, और देन ये एन पाई सी ओवर एल, तो ये लिख दिया गया यहाँ पे। और ये वैल्यूज आ रहे कि किसके इक्वल है, जीरो के, तो ये इक्वेशन बन गई है। ठीक है, अब इसमें भी ये दोनों चीज़ें हैं कि ये जो साइन एन पाई सी ये वाली जो वैल्यू है वो ज़ीरो नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आप इसको ज़ीरो लेंगे, यानी कि साइन एन पाई एक्स ओवर एल, यहाँ पे आप लगाओगे ना तो आपका यू एक्स एंड टी फिर से क्या बन जाएगा, ज़ीरो बन जाएगा, यानी कि ट्रिवियल सोल्यूशन बन जाएगा। ये साइन एन पाई एक्स ओवर एल की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। फिर अगर ये वाली वैल्यू ज़ीरो नहीं है, फिर कौन सी वैल्यू ज़ीरो होगी, ज़ाहिर है कि ये तो कांस्टेंट है ना। ठीक है, इसमें पाई सी ओवर एल है, ये बाहर आ जाएगा, तो ये देखें इसमें बी एन फिर क्या होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है, तो आप इधर 11 इक्वेशन में वापस आ जाए, क्योंकि आपने अभी अभी क्या फाइंड किया कि बी एन इज इक्वल टू जीरो, इसमें लगा दें। फिर आपका यू एक्स एन टी क्या बन गया, समेशन एन फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी ए एन, ये ए एन बाहर लिख लिया, साइन एन पाई एक्स ओवर एल, और देन कॉस एन पाई सी टी ओवर एल। तो आप देख रहे हैं कि जो सोल्यूशन है, आप इसमें क्या रह गया कि जस्ट ए एन एक कांस्टेंट रह गया। तुम्हारे पास एक और कंडीशन मौजूद है जो कि ये थी कि यू एक्स एंड जीरो दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो ये इस पे लगाते हैं, यू एक्स एंड जीरो इस पे लगाते हैं, ये किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के बराबर है। जब आप इस पे ये लगाओगे समेशन एन फ्रॉम वन से इन्फिनिटी, तो क्या करने लगे हैं कि आप इसमें टी की जगह पे जीरो लगाने लगे। तो अब आप देखें कि ये जब आपने यहाँ पे टी की जगह पे जीरो लगा दिया, तो क्या ये चीज़ वन ना हो गई, और क्या रह गया आपके पास, ए एन साइन एन पाई एक्स ओवर एल। ठीक है ना, और ये किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के बराबर, तो यू यू एक्स एंड जीरो किसके इक्वल आ गया, ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया। ओके, तो अभी काम सिर्फ इतना सा रह गया कि यहाँ से ए एन फाइंड करना है, तो ये यू एक्स एंड जीरो इज इक्वल टू दिस समेशन विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब ये जो इक्वेशन नंबर 13 है, इसमें ये ज़ाहिर कर रहा है कि जो ए एन है, ये जो कोएफिशिएंट्स ए एन must be chosen so that u x and 0 becomes half range Fourier series, ये पिछले चैप्टर से रिलेटेड है। तो यहाँ से ये कंक्लूजन आ रहा है कि ए एन की वैल्यू ये होनी चाहिए दिस इंटेग्रल। तो अब आप ए एन की वैल्यू इसमें लगाइए आप, तो आपका जो जनरल सोल्यूशन है, हेंस बाय सब्स्टिट्यूटिंग द इक्वेशन नंबर 14, ए एन की वैल्यू आप इसमें लगाने जा रहे हैं, समेशन एन फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी, ए एन की वैल्यू इसमें लगाते हैं, विच इज समेशन एन फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी टू ओवर एल, जीरो से एल, एफ ऑफ एक्स साइन एन पाई एक्स डी एक्स, और देन ये सारा। अब आप इसको डिफरेंट करने के लिए ये वेरिएबल बेशक प्राइम के साथ आगे उसने लिखा हुआ है वो लिख देंगे। तो दिस इज हाउ इक्वेशन नंबर 15 गिव्स यू द solution of the one dimension wave equation with the boundary conditions and some initial condition। तो ये सारा मामला था, काफ़ी लेंथी काम है, लेकिन एक मतलब तरतीब से चले कि आपने जो सोल्यूशन लिखा वेरिएशन ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स की मदद से, उसमें 4 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स अपीयर हुए थे, कैसे आपने पहले बाउंड्री कंडीशंस एंड इनिशियल कंडीशंस का यूज़ करते करते इसको एंड तक ले आए।